फाइन। तो देखो आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे फर्स्ट वन, सिंकिंग ऑफ जोशीमठ। जानते हो ना जोशीमठ कितना इम्पॉर्टेंट एरिया है, रिलीजियस पर्सपेक्टिव से भी या फिर स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशन है वो। बात समझो, वहाँ पे हमारा कैंटोनमेंट है चाइना से लड़ने के लिए, चाइनीज़ आर्मी से लड़ने के लिए, समझे ना। तो जो सिंक हो रहा है जोशीमठ का, ये ऐसा नहीं कि सडन नहीं हो रहा है, इससे पहले भी हो ही रहा था। 2 डिकेड्स पहले का बात करोगे तो हो ही रहा था। हम लोग बेवकूफ़ आदमी थे या सरकार बेवकूफ़ था कि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी चल ही रहा था, चाहे वो हाइडल प्रोजेक्ट्स के फॉर्म में हो, चाहे टनल के फॉर्म में हो, चाहे बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर के फॉर्म में हो। समझ गए? इसके बारे में हमें समझना है स्टूडेंट। दूसरा देखो, इकोनॉमिक्स से आया हुआ है कि सेंटर, देखो सेंटर अब तेज़ी से ना इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर पैसा लगा रही है। याद करो तुम लोग 2019 और 20 में सेंटर ने एक बहुत अच्छा पॉलिसी लाया था, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। उसके आधार पे सेंटर को 111 लाख करोड़ खर्च करना था। एंड इस बार के बजट में लोग अनुमान लगा रहे हैं कि 10 लाख करोड़ खर्च कर सकता है सेंटर। तो बिल्कुल अपने वादों से, अपने बातों से, यानी कि जो सोच रहा था, सरकार सोच रहा था कि हम जितना इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च करेंगे उतना बेटर होगा, बिल्कुल उसी डायरेक्शन में सरकार मूव कर रही है। आर यू गेटिंग मी? आंकड़ा के साथ समझेंगे इस चीज़ को। तीसरा देखो कि जो इंडियन साइंस कांग्रेस सेशन है, जानते हो मोदी जी गए थे अटेंड करने के लिए, अब इसका एक बहुत बड़ा ही गरिमा रहा है। बट चूँकि कई ऐसे स्पीकर लोग वहाँ पे जाके कुछ से कुछ बोल देते हैं। अब देखो, मैंने उस दिन तुम लोगों को बोला था कि एक एजुकेशन मिनिस्टर थे पोखरियाल, पहले अभी भी है, उन्होंने बोल दिया था पुष्पक विमान से बात कर दिया था। तो ये जो इंडियन साइंस कांग्रेस जो है ना, ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे इस तरह का बेवकूफ़ी वाला चीज़ नहीं चलता है। यदि इस तरह का गंदा गंदा चीज़ आप बोल देते हो, यानी कि स्यूडो साइंस के बारे में बोलते हो, स्यूडो साइंस मतलब वो साइंस जो बिना लॉजिक का चलता है, दैट इज कॉल्ड स्यूडो साइंस। एक्चुअल में साइंस है ही नहीं, कहने का मतलब ये है। तो इस तरह का बयानबाजी, इस तरह का स्पीकर जो पूरा जो संस्था है उसको बर्बाद कर देता है। बात समझे? उसी चीज़ के बारे में हम समझेंगे। एंड लास्ट वन, हल्द्वानी इविक्शन। हल्द्वानी जानते हो है ना, एक सिटी है उत्तराखंड का। तो वहाँ पे लोग सब जो इलीगल ऑक्यूपेशन करके रह रहे थे, उत्तराखंड हाई कोर्ट ने क्या बोला, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने क्या हरकत लिया, ये सब चीज़ को हमें समझना होगा स्टूडेंट। और ये कोई नया चीज़ नहीं है, भारत में ऐसा दिख रहा है। और मैं उस दिन भी बोल चुका था तुम लोगों को क्लाइमेट चेंज में भी कि अर्बन प्लानिंग एक बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा हमारे लिए। समझ गए स्टूडेंट? यही 4 चीज़ हमें पढ़ना है आज की क्लास में। तो देखो, फर्स्ट वन, सिंकिंग ऑफ जोशीमठ, नाइदर सडन नॉर एक्सपेक्टेड। अब सिलेबस का हिस्सा, यूपीएससी का कौन सा सिलेबस का हिस्सा है? इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, कंजर्वेशन, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन एंड डिग्रेडेशन, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। ठीक है, अब तो तुम लोग इकोलॉजी भी कर चुके हो, तो बहुत ही ज़्यादा रिलेटेबल हो जाएगा चीज़ सब। और ये टाइम्स ऑफ इंडिया में आया था 7 जन को। समझ गए? चलो आगे देखते हैं स्टूडेंट, इसमें है क्या। अब देखने से पहले समझो इस चीज़ को कि जो जोशीमठ है ना, वो हाईली सैक्रोसेंट है, यानी कि बहुत ही पूजनीय है हिंदूज के लिए। याद करो आदि शंकराचार्य जिन्होंने हिंदू का फिर से रचना किया, ठीक है, जो डिग्रेडेड हिंदू था उसमें फिर से जान बढ़ा उन्होंने, है ना। अद्वैतवाद का फिलोसॉफी लेके आए थे कि आत्मा परमात्मा अलग चीज़ नहीं होता है। पढ़ोगे आर्ट एंड कल्चर में, बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, बात समझे। यानी कि ब्राह्मणिज्म का फिर से ग्लोरी वापस करने के लिए आदि शंकराचार्य जो साउथ से आते थे, तमिलनाडु से आते थे, उन्होंने बहुत बड़ा रिफॉर्म्स किया हिंदुइज्म में। और उन्होंने 4 मठ का स्थापना किया था विद्यार्थी। और एक जो मठ है वो जोशीमठ में है, क्योंकि इंडिया का 4 कॉर्नर पे मठ किया गया था, 4 कॉर्नर्स ऑफ द इंडिया, वहाँ पे 4 मठ का इस्टेब्लिशमेंट किया गया। एक मठ कहाँ पे है? जोशीमठ में। तो रिलीजियस पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। बद्रीनाथ, जानते हो 4 धाम जो प्रोजेक्ट है उसमें बद्रीनाथ भी है। तब बद्रीनाथ जाने का जो रास्ता है वो जोशीमठ ही है। बात समझे स्टूडेंट? और कई हमारे हिंदू लीडर्स, कई ऋषि वहाँ पे तपस्या किए हैं, ऐसा भी विरासत है। तो रिलीजियस पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस। स्ट्रैटेजिक पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो वो भी इतना ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? हमारा बहुत बड़ा कैंटोनमेंट है। कैंटोनमेंट समझते हो ना, आर्मी का बहुत सारा वहाँ पे
इक्विपमेंट सब रखा रहता है कि यदि कोई तरह का उधर से अटैक हुआ, यदि हमें डिफेंस ठीक करना है तो वहाँ से वो चला जाएगा। जैसे याद करो डोकलाम का जब इशू हुआ था, तो डोकलाम का इशू हुआ था तो गैंगटोक जो जगह है वहाँ पे बहुत सारा रखा गया था हथियार सब, कैंटोनमेंट एरिया होता, वहाँ से हम लोगों ने देखा आंखों से टैंक सबको निकलते हुए। तो ये बहुत ही स्ट्रेटेजिक जगह होता है। होप सो समझ में आ गया होगा तुमको। वही चीज़ लिखा गया, देखो जोशीमठ या ज्योतिराथ मठ, ये टेम्पल टाउन है, ठीक है, उत्तराखंड का चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। नंबर 1 पॉइंट। दूसरा क्या है, देखो ये जो मठ है ये मोनेस्ट्री है, 4 जो इंस्टीट्यूशन बनाया था आदि शंकराचार्य ने, ठीक है, उसमें एक है। होप सो समझ में आ गया होगा। और ये कैंटोनमेंट है यहाँ पे जो कि बहुत ही चाइना बॉर्डर के क्लोज्ड है, और हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हुआ कि नहीं हुआ, स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव से भी उतना ही इंपॉर्टेंट हुआ और रिलीजियस पर्सपेक्टिव से भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। होप सो समझ में आ गया होगा। अब जो रेसिडेंट्स रहते हैं, जो लोग रहते हैं, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उसका घर, उसका रोड, उसका एग्रीकल्चर फील्ड्स, जितने भी चीज़ है उसमें क्या है, सडन फ्रैक्चर्स आना शुरू हो गया और वाटर अचानक तुम्हारे फील्ड में आना शुरू हो गया। बात समझो, वाटर अचानक फील्ड में आना शुरू हो गया और क्रैक्स बहुत ज़्यादा ही डेवलप हो रहा है, और आने वाले समय में इतना ट्रेमेंडस स्ट्रेस में है कि आने वाले समय में वो नीचे धंस जाएगा। तो इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि क्या जियोलॉजी रहा है उसका, वो भी समझना होगा हमें। देखो यहाँ पे ध्यान दो, इधर ध्यान दो। कहा जाता है कि क्या हुआ कि एक्चुअल में वो उस तरह का लैंडफॉर्म था ही नहीं जिस हिसाब से उसको सेटलमेंट कर दिया गया। एक बड़ा वाला लैंड फॉल टूट के ना मड के रूप में वहाँ पे बना है, वहाँ पे स्थापित हुआ है मड के रूप में। ऐसे नहीं था, लैंड था ही नहीं, ऊपर से कुछ चीज़ गिरा, नीचे गया और मड के रूप में वो बन गया। मड के रूप में मतलब वो लैंड बहुत फ्लेक्सिबल है, उस लैंड को आप प्लेन का लैंड से कंपेयर नहीं कर सकते हो। इनफैक्ट तुम हिमालयस के लैंड से भी कंपेयर नहीं कर सकते, बहुत ही कमज़ोर, बहुत ही फ्रेजाइल लैंड है, क्योंकि वो हकीकत में लैंड था ही नहीं, वो टूट के मड के रूप में बना है। मड समझते हो, दलदल टाइप का, और उसका बेरिंग कैपेसिटी बहुत कम होगा। जो मड का लैंड स्ट्रक्चर है उसका बेरिंग कैपेसिटी कम होगा, और उसके ऊपर तुम प्रोजेक्ट लगाए जाओ, तुम अर्बन डेवलपमेंट किए जाओ तो दिक्कत हो सकता है, और यही चीज़ हुआ है। बात समझ में आ गया ना, क्योंकि इसका फॉर्मेशन, इसका जियोलॉजी ही बहुत ही सेंसिटिव है। आगे देखो, अब यहाँ पे देखो सम मोर एस्पेक्ट्स अबाउट जोशीमठ। तो देखो इसका अल्टीट्यूड देखो, स्टूडेंट अल्टीट्यूड कितना है, 6000 फीट ऊपर है मीन सी लेवल से, समझ गए ना, बहुत ऊपर है। चमोली डिस्ट्रिक्ट में आता है, गढ़वाल हिमालयस। देखो उत्तराखंड को हम 2 हिमालयस में डिवाइड कर सकते हैं, 2 डिविजन्स कर सकते हैं, एक कुमाऊं है, एक तुम्हारा गढ़वाल से, ये गढ़वाल से रीजन्स में आते हैं। और ये जगह गेटवे है बद्रीनाथ जाने का, बताया है ना। और उतना ही नहीं, जो सिख का जो बहुत बड़ा जो गुरुद्वारा है हेमकुंड साहिब, उस जगह पहुंचने के लिए भी ये जगह इंपॉर्टेंट है, समझे। इतना ही नहीं, तुम्हारा ये जो स्किलिंग डेस्टिनी ओली करके जगह है, रोपवे टाइप का है, हाँ ओली है ना जी, रोपवे, उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और उतना ही नहीं, इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट से भी फ्लावर्स ऑफ वैलीज दर्जा दिया गया है, तो कह सकते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट जगह है ये। अब देखो ये जो क्रैकिंग जो एक्टिविटी है, ये क्रैकिंग तुम्हारे 2 डिकेड्स पहले ही से शुरू हो गया था, 20 साल से पहले ही शुरू हो गया था। और जो 25,000 जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं वो डर रहे हैं, अभी उन लोगों को डर लग रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो क्रैकिंग एक्टिविटी है ये तेज़ी से बढ़ रहा है। और देखो ना, अभी खाली करवा लिया गया है जगह को, बेचारे लोग कहाँ जाएँ। तो देखो इससे पहले हमें समझना होगा कि ऐसा इम्पैक्ट हिस्ट्री में क्या रहा है, मतलब हिस्ट्री मतलब 1-2 साल पहले का ही, 1-2 साल पहले क्या किस तरह का वहाँ पे इम्पैक्ट पड़ा बिकॉज ऑफ सिंकिंग ऑफ द लैंड्स। तो देखो यहाँ पे ग्लेशियर एवलेंच हुए थे, यानी कि ग्लेशियर नीचे से ऊपर से गिर गया नीचे। ग्लेशियर एवलेंच होने की वजह से फ्लैश फ्लड हुआ, फ्लड मतलब अचानक फ्लड आना। क्यों? ग्लेशियर देखो अचानक पिघलेगा स्टूडेंट, तो अचानक पानी बहुत तेजी मात्रा से आएगा ना। क्लाइमेट चेंज में देखे थे ना हम लोग, और हम लोग जानते हैं कि ग्लेशियर रिट्रिप्ट हो रहा है, याद है ना, हिमालयस का ग्लेशियर रिट्रिप्ट हो रहा है। उसके वजह से क्या हुआ कि ऋषि गंगा, धौली गंगा जानते हो तुम लोग, ठीक है ना, उसमें फ्लड आ गया। जब फ्लड आएगा तो जो नीचे जो वैली रहेगा, जो सेटलमेंट है वो तो पूरा बर्बाद हो जाएगा। वही चीज़ हुआ है। डिजास्टर वजह से जो ऑफिशियल रिपोर्ट है उसमें 200 लोग मरे हैं, समझे, 200 लोग मरे हैं इसमें। और कई लोग तो ट्रैप्ड हो गए, जो वर्कर्स थे बेचारे जो काम कर रहे थे वो ट्रैप्ड हो गए। तपोवन विष्णुगढ़ हाइड्रो पावर प्लांट वहीं पे है, ठीक है, यही है, ये धौली रिवर गंगा के ऊपर ही ये प्लांट बसा हुआ। उसमें कई तो बेचारे वर्कर्स लोग ट्रैप हो गए, उसका तो फुटेज भी आया था, वायरल हुआ था बहुत सारा फुटेज भी, समझे। तो जुलाई 2021 में देखो स्टूडेंट, ये फरवरी का बात है, 2021 में जब हैवी रेनफॉल हुआ तो कुछ माउंटेन जो सैंक है ना वो पूरी तरीके से दब गया। तो कहने का मतलब
एक दूसरे शब्द में कहा जाए तो ये जो जगह है बहुत ही फ्रजाइल है, और हम जानते हैं कि हिमालयस बहुत ही फ्रजाइल इकोसिस्टम है। कल क्लास में बात किए थे कि नहीं किए थे स्टूडेंट? उस सब का एग्जाम्पल है, कल का जो बताया तो उसमें सप्लीमेंट करो, जाके डालो ये चीज़ वहाँ पे। बात समझ में आ रहा है ना? इसको, इस एडिटोरियल्स को स्टूडेंट कल का जो हम लोग किए थे हिमालयन रिट्रीट, उसमें जाकर डाल देना है और कुछ नहीं। अब देखते हैं कि 2021 में देखो एक साल के अंदर ही 23 डिजास्टर्स इवेंट हुए हैं यहाँ पे। मतलब इतना होने के बाद भी सरकार, समझ रहे हो ना, सरकार का फेलियर है ये। चाहे सरकार कोई भी, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, गैर कांग्रेस हो, उसे कोई लेना देना नहीं हमें। यहाँ पे देखो उत्तराखंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट ने कहा है कि देखिए 23 डिजास्टर इवेंट्स हुए हैं। कभी हैवी रेनफॉल हो गया, डाउनफॉल पता है, हैवी रेनफॉल हो गया, कभी क्लाउड बर्स्ट हो गया। आप देखो केदारनाथ का तुम लोगों को पता है कितना डेंजर हुआ था, है ना? रॉक फॉल हो गया, लैंड स्लाइड्स आ रहा है, डेब्रिस वही लैंड स्लाइड्स आ रहा है, एवलेंच, अचानक एवलेंच आ गया, पहाड़ टूट के गिर गया नीचे, ठीक है, ग्लेशियर पिघल गया नीचे, फ्लड आ रहा है, फ्लैश फ्लड है। इसके वजह से लगभग 23 डिजास्टर्स इवेंट वहाँ पे हुए हैं 2021 में। इसके वजह से मोर देन 300 लोग मरे हैं ऑफिशियल रिकॉर्ड, और 21 पीपल तो मिसिंग हैं। अभी इन लोगों को ढूंढा भी नहीं जा सकता, पता है, दब के चला गया होगा अंदर। तुम कितना भी सैटेलाइट से प्रयास करो, इट्स सो डिफिकल्ट। बात समझे ना? और लगभग तुम्हारा 1000 से ज़्यादा फार्म एनिमल्स लॉस्ट हो गया, 5000 ज़्यादा तुम्हारा हाउसेस डैमेज हो गया। तो इतना ज़्यादा क्षति ये जगह झेल के बैठा हुआ है उत्तराखंड। बात समझे? 2021 में तो एक्सपीरियंस बहुत खराब रहा है। आगे देखो, तो देखो ऐसा नहीं है कि अभी का बात है, वल्नरेबिलिटी जो चीज़ है ना, कि ये बहुत खतरनाक जो जगह है, ये 1964 में ही रिपोर्ट में बोल दिया गया था। उस समय के जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थे गढ़वाल रीजन के, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया देखो, 64 में गवर्नमेंट ने एक अपॉइंट किया था कमेटी। उस कमेटी का नाम है केसी मिश्रा कमेटी। उस उसमें बताया गया था, मतलब केसी मिश्रा कमेटी का काम ये था स्टूडेंट कि पता करो आखिर क्या रीज़न है जोशीमठ नीचे सिंक हो रहा है और क्या कर सकते हैं हम लोग। तो इसमें देखो स्टूडेंट 18 मेंबर कमेटी था। उसने कहा कि देखिए ये जो जोशीमठ है वो ओल्ड लैंड स्लाइड जोन पे बसा हुआ है। ओल्ड लैंड स्लाइड समझ रहे हो ना, कि मड के ऊपर बसा हुआ है, कहने का मतलब ये है। और सिंक हो सकता है यदि जिस हिसाब से डेवलपमेंट यहाँ पे किए जा रहे हैं, इसको यदि ठीक से चेक नहीं किया जाए, इसको यदि कंट्रोल नहीं किया जाए तो धंस सकता है, ये जगह पूरी तरीके से सिंक हो सकता है। और इसलिए इन्होंने कहा, इस कमेटी ने कहा कि जो आपका बड़ा जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है सबको बंद कर दीजिए जोशीमठ के आसपास। होप सो समझ में आ रहा होगा तुम लोग को। तो अब सेम चीज़ 2010 में भी यही हुआ कि 2 रिसर्च हुए वहाँ पे, और दोनों रिसर्च ने इस चीज़ को सही पाया है। एग्जाम्पल समझो, मैं 2010 में 2 रिसर्चर्स थे, गढ़वाल यूनिवर्सिटी और डिजास्टर मिटिगेशन मैनेजमेंट, उन्होंने भी कहा कि देखिए रिस्क सच में ही रिस्क फेस कर रहा है, और आने वाले समय में और भी ज़्यादा रिस्क फेस कर सकता है ये जोशीमठ, समझे। और इसलिए सरकार को ओवरबर्डन नहीं करना चाहिए। टनल जो एक्टिविटी है, टनल जो बनाया जाता है ना, टनल बनाया जाता है बहुत सारा खोदा जाता है ना, काटा जाता है सब जमीन सबको, है ना, उसको एक स्ट्रक्चर फॉर्म में देते हो, वो दोगे तो लेयर बहुत कमजोर हो जाएगा। बात समझे? तो टनल एक्टिविटी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि टनल एक्टिविटी की वजह से, टनल अलाइनमेंट की वजह से क्या हो रहा है, तुम्हारा जमीन सब कमजोर हो रहा है। और टनल अलाइनमेंट क्यों करते हैं? दैट वॉज अ पार्ट ऑफ योर हाइड्रो प्रोजेक्ट। यानी कि कहने का मतलब है कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लगाने के चक्कर में जमीन आपका धंस रहा है, जमीन आपका कमजोर हो रहा है। टनलिंग देखो, अब टनलिंग प्रोसेस पंक्चर्स द वाटर। अब होता क्या है कि जो नीचे वाटर का जो लेयर है, टनल में कुछ भी गड़बड़ी हुआ तो वो वाटर फिर गस आउट होकर बाहर निकल जाएगा, और जैसे ही वाटर गस आउट होकर बाहर निकलेगा तो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो जाएगा फिर, और यही चीज़ हुआ है। तो टनलिंग प्रोसेस पंक्चर्स द वाटर बेरिंग स्टेटा, यानी कि जो नीचे जो लेयर है ना, जहाँ पे वाटर जाती है, तो उस चीज़ को डिस्टर्ब कर देता है। और डिस्टर्ब जब करता है तो जो वाटर नीचे जाती है वो बाहर निकल जाएगी, और जब बाहर निकल जाएगी तो जो भी उसके आसपास का एरिया है उसको पूरा भिगा के ले चला जाएगा, क्योंकि वाटर हैज़ अ ट्रेमेंडस एनर्जी, है कि नहीं? वाटर के पास बहुत एनर्जी। देखो ना फ्लड में क्या हालत होता है स्टूडेंट। होप सो समझ में आ रहा होगा कि क्या क्या इसमें प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड हैं। अब देखो तो इसमें क्या बोला था, इनएबिलिटी टू अंडरस्टैंड। हम ठीक से इकोलॉजी नहीं समझ पाए, वहाँ का ठीक से जियोलॉजी नहीं समझ पाए, कुछ भी प्रोजेक्ट आपने वहाँ पे दे दिया कि हाँ ये प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करना है। अरे भाई, प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करने से पहले आपको समझना होगा उस जगह का सेंसिटिविटी, समझ रहे हो ना। हाइड्रो प्रोजेक्ट्स आपने बोल दिया, रोड कंस्ट्रक्ट बोल दिया, ये सब आपने नेग्लेक्ट किया है। अथॉरिटी को ठीक से समझ के इसको गो अहेड करना चाहिए था ऐसे प्रोजेक्ट्स को। देखो 1960 के बाद ऐसे बहुत सारा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स वहाँ पे लगाए गए हैं। जैसे एग्जांपल देखो 1960 के बाद ऐसे बहुत सारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स आए हैं। एक एग्जांपल विष्णुगढ़ हाइड्रो प्रोजेक्ट जहाँ पे ये हुआ था,
जहाँ पे है ना मजदूर लोग कितने मरे, कितने लोग लाइफ ख़त्म हुआ, ये जोशीमठ और तपोवन के पास में, जबकि वो जियोलॉजिकली और इन्वायरमेंटली बहुत ही सेंसिटिव एरियाज हैं। रोड और टनल कंस्ट्रक्शन हो रहा है, वो भी फ्रेजाइल माउंटेन इकोसिस्टम में ये हैवॉक क्रिएट करेगा। और ये जो प्रेजेंट क्राइसिस है कहीं ना कहीं उसी का देन है, समझे स्टूडेंट। तो अब जो रेसिडेंट्स है और जो एक्टिविस्ट हैं वहाँ के लोग, तो वो सवाल यही कर रहे हैं कि कैसे आप विष्णुगढ़ प्रोजेक्ट को सैंक्शन दिए हैं, जब आपको पता है कि इतना फ्रेजाइल इकोसिस्टम है हिमालयस का, स्पेशली वो गढ़वाल रीजन का, तो कैसे आपने विष्णुगढ़ प्रोजेक्ट को गो अहेड किया है, समझे। एक सर्वे हुआ था, प्राइवेट एजेंसी ने किया था, और उसमें पूरी तरीके से बोला है कि बिना जियोलॉजिकल कंडीशन जाने हुए इंप्लीमेंट किया गया ऐसे प्रोजेक्ट को गो अहेड किया गया है। वेरी वेरी बैड, ये फेलियर है स्टेट गवर्नमेंट का, समझे ना, ये फेलियर है अथॉरिटी का। ये कैसे गो अहेड कर दी है बिना जियोलॉजी समझे हुए, बात समझ में आ रहा है ना। क्योंकि टनलिंग कुड डिस्टर्ब द लोकल, क्योंकि टनलिंग की वजह से आपका लोकल इकोलॉजी पे डिस्टर्ब होगा, और जब डिस्टर्ब होगा, क्योंकि ऐसे ही माउंटेन सिस्टम आपका बहुत ही फ्रेजाइल है। तो मैं पहले से ही कह रहा हूँ तुम लोग को कि माउंटेन सिस्टम बहुत फ्रेजाइल है। आप देखो होता क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे ध्यान दो, हम लोग कोशिश करते हैं कि जो लैंड में हम कर सकते हैं वो चीज़ सेम रेप्लिका कर रहे हैं माउंटेन्स में, ऐसा नहीं है, दोनों का जियोलॉजी बहुत अलग है। अब आप लैंड वाला चीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर को उठा के अब हिमालयस में डालिएगा तो गड़बड़ तो होगा ही होगा, वही करने के प्रयास की वजह से ऐसा हुआ है। तो कहा जा रहा है, देखो स्टूडेंट, कि हिमालयन माउंटेन्स सबसे यंगेस्ट माउंटेन्स और बहुत ही फ्रेजाइल है और अनस्टेबल है, लगातार बढ़ते चला जा रहा है तुम्हारा इसका हाइट भी, और बहुत ही देखो ना ये सिस्मिक जोन 5 में आता है, इसी पता चला अर्थक्वेक तो नॉर्म ऑफ द डे है वहाँ का हिमालयस में। तो एक ये भी देख लो, IPCC का स्पेशल रिपोर्ट देख लो ओशन और क्रायोस्फीयर पे 2019 में आया था, और 6th असेसमेंट रिपोर्ट देखो जो 2022 में आया था, बोला कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ना एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स तो 21-22 में देखा गया, ठीक है ना, क्योंकि नंबर ऑफ एक्सट्रीम रेनफॉल इवेंट्स हुए हैं जो कि उत्तराखंड के लिए अनप्रेसिडेंटेड है, यानी कि अनप्रिडिक्टेबल चीज़ है। तो ये क्लाइमेट चेंज का मार तो हम देखते हैं कि हिमालयस में बहुत ज़्यादा है, कल भी बात हुआ था इस पर, समझे। फॉरेस्ट एरिया भी डिक्रीज हो रहा है, बताओ, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहे हैं, है ना, बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट को हटाया जा रहा है वहाँ पे, तो जरूरी है एक चिपको आंदोलन फिर से हो वहाँ पे, बात समझे ना। उसके बाद देखो क्लाइमेट चेंज है, देखो क्लाइमेट चेंज तो अब फोर्स मल्टीप्लायर है, यानी कि जो चीज़ क्लाइमेट चेंज की वजह से जो चीज़ नहीं हो रहा था या कम हो रहा था उसमें मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा, कहने का मतलब ये है। मल्टीप्लिकेशन आने का मतलब क्या है, डिजास्टर मान लो कि 100 आदमी मरता, अब 1000 आदमी मरेगा, क्योंकि क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा इशू है। तो एक ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज हमें चाहिए, थिंकिंग पैटर्न में भी चेंज चाहिए, ठीक है, बिना सोचे समझे ऐसे नहीं करना चाहिए, हमें पूरा प्लानिंग के साथ उतरना चाहिए ग्राउंड में, तब जाके ऐसे प्रोजेक्ट को गो अहेड करना चाहिए। और हिमालय सब में बिल्कुल भी हाइडल प्रोजेक्ट सब बड़ा बड़ा तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, यदि छोटा है तो उसको भी एकदम सोच समझ के इम्प्लीमेंट करना चाहिए। होप सो समझ में आ गया होगा तुम लोग को। आगे देखो, तो इसमें क्या है स्टूडेंट कि वेरियस एस्पेक्ट्स वर्थ नोटिंग विद रिगार्ड टू द, देखो बहुत सारा ऐसा हुआ है, जैसे एग्जांपल देखो, रोड रिपेयर्स और अदर कंस्ट्रक्शन के लिए इट वुड बी एडवाइजेबल नॉट टू, अब रोड कंस्ट्रक्शन के लिए बॉर्डर निकालते हो, बड़ा बड़ा पत्थर तुम निकालते हो, ये एडवाइजेबल नहीं है। तुम डिगिंग कर रहे हो, खोद रहे हो, और खोदोगे तो जानते हो लैंड स्लाइड्स आने का चांसेस रहता है। दूसरी बात यह है कि कोई भी प्रोजेक्ट लेने से पहले एक सर्वे, डिटेल सर्वे होना चाहिए। जोशीमठ तो ऐसे ही तुम्हारा अनस्टेबल फाउंडेशन के ऊपर है ना, बताए थे ना, मड के ऊपर है, तो इसके रीजन से हैवी रेन, ट्रमर्स, अनरेगुलर कंस्ट्रक्शन और ये सब चीज़ की वजह से तो और वो जगह खराब हो जाएगा। बहुत सारे घर है उसके आसपास पूरी तरीके से घिर गया है, टाउन कैरिंग कैपेसिटी जो है कम है और ज़्यादा आप उसके ऊपर दे रहे हो, ओवरबर्डन दे रहे हो ना। टाउन कैरिंग कैपेसिटी मान लो कि 100 आदमी का है, तुम 1000 आदमी का सेटलमेंट कर रहे हो वहाँ पे। जो स्ट्रेच है सुनील टू मरवाड़ी, ये नेचुरल रूट है वाटर मूवमेंट के लिए, कोई तरह का आप कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी करते हो तो पानी बाहर आ जाएगा, फिर ज़मीन को धंसा देगा वो, ये भी एक प्रॉब्लम है। क्रिटिक्स बोल रहे हैं कि जो 12 किलोमीटर का जो टनल जो बनाए थे NTPC तपोवन विष्णुगढ़, जो 520 मेगावाट हाइड्रो प्रोजेक्ट देता है, ये देखो ये हम अपना गलती से भी नहीं सीखे, फ्लैश फ्लड आया था ना 2020 में 21 में, जिसकी वजह से 100 आदमी मरा है। तो इस तरह का चीज़ बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए स्टूडेंट, समझ में आ गया ना तुमको, होप तो समझ में आ गया हो कि इशू क्या है जोशीमठ का। नेक्स्ट देख लो, हाँ इसमें क्या पढ़ेंगे हम लोग कि सेंटर देखो अच्छा खासा खर्च कर रही है इंफ्रास्ट्रक्चर पे, रोबस्ट है, बट क्या क्या प्रॉब्लम क्या क्या है, इतना अच्छा खर्चा होने के बाद भी, इतना अच्छा इन्वेस्ट करने के बाद भी प्रॉब्लम कहाँ है। तो उससे पहले समझो कि ये किसका हिस्सा है, GS पेपर 3 इकोनॉमिक डेवलपमेंट, गवर्नमेंट बजटिंग का हिस्सा है, ठीक है। तो देखते हैं आगे, देखो यहाँ पे बहुत खूबसूरती से बताया गया है कि यदि हम GDP में 1 रुपया खर्च करते हैं
ठीक है, लेट से हम सब्सिडी दिए, सब्सिडी मतलब ट्रांसफ़र पेमेंट, याद है ना। यदि हम सब्सिडी दिए यानी कि ट्रांसफ़र पेमेंट किए, तो आप 1 रुपया दे रहे हैं जीडीपी में, तो उसका जीडीपी में कितना वैल्यू एडिशन होगा, तो 0.8 रुपीज़ होगा, यानी कि 1 रुपया से कम होगा। बट यदि आप 1 रुपया इंफ्रास्ट्रक्चर में लगा रहे हैं तो उसका तुम्हारा रिटर्न 3 रुपया होगा। इसी से समझ में आता है हमें कि इंफ्रास्ट्रक्चर कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, एसेट है हमारे लिए इंफ्रास्ट्रक्चर। देखो ना, रोड मोबिलिटी, एक ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, ये जितना बढ़ेगा उतना ही लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगा ना स्टूडेंट, उतना ही देश में जो मूवमेंट है गुड्स और सर्विस का वो तेज़ी से होने लगेगा। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है कि एज पर मिनिस्ट्री फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफिशियल के हिसाब से कि 1 रुपया जो खर्च किया जाता है डीबीटी पे, यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, यानी कि सब्सिडी पे, तो इसका फ़ायदा होता है 0.8 to 9, हाँ कई रिपोर्ट 0.8 भी कहता है, तो 0.8 to 0.9 तुम्हारा रुपीस ग्रोथ हुआ। 1 रुपया आप इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करते हैं तो 3 रुपया आपको फ़ायदा होता है जीडीपी में। तो बिल्कुल हमें इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमें खर्च करना चाहिए, ठीक है ना। और सेंटर का देखो, सेंटर तो बोल ही रही है कि ठीक है हम बहुत ज़्यादा ही इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करना चाहते हैं, और कर रही है सरकार का 2-3 साल का अभी का आंकड़ा निकालोगे ना, अभी जस्ट आंकड़ा आएगा, उसमें हमको क्लियर कट दिखता है कि सरकार एकदम राइट डायरेक्शन में इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, समझे। और जैसे देखो इस बार अनुमान लगाया जा रहा है, बहुत सारे जो इकोनॉमिस्ट हैं, जो ज्ञानी पुरुष लोग बैठे हुए हैं, हिंदू पेपर जो लिखते हैं, वो बोल रहे हैं कि 23 और 24 में जो आने वाला है तुम्हारा बजट, उसमें अनुमान लगाया जा रहा है कि 10 लाख करोड़ पैसा आवंटित किया जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर को, और ये पिछले ईयर के कंपेयर में 33% ज़्यादा होगा। बात समझ में आया। अब क्या है आंकड़ा, देखो तो ये फिगर समझ लो, यहाँ पे सब कुछ समझ में आ जाएगा तुमको। देखो ईयर 2018-19 में हम कितना लगाए, 3.8 लाख करोड़, ट्रिलियन मतलब वही था, लाख करोड़ हुआ, समझे। और इस बार देखो 23 और 24 10 लाख करोड़ का बात कर रहे हैं। इससे पहले कितना दिए थे, 7.5 दिए थे, तो उस हिसाब से कितना इंक्रीज होगा, 33% इंक्रीज होगा। वो 35 जो दिया गया 22 और 23, इसका मतलब प्रीवियस ईयर से 5.54 से जो 7.5 हुआ वो 35% इंक्रीज हुआ है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, समझे ना। जैसे एग्जांपल देखो 18-19 और 19-20 में देखो डिक्रीज हुआ 11%, क्योंकि 3.8 था और 3.36 हुआ। होप सो समझ में आ गया होगा। अब इसके लिए देखो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन आया गया था 19 और 20 में, जिसके अंतर्गत ये बोला गया था कि आने वाले समय में 2025 तक, यानी कि 2019 से लेकर 2025 तक स्टूडेंट भारत सरकार कितना पैसा खर्च करना चाहते हैं। भारत सरकार खुद भी नहीं, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन में कितना पैसा खर्च होगा, 111 लाख करोड़ खर्च होगा। उसमें स्टेट भी उतना ही रेस्पॉन्सिबल है, स्टेट भी देगा और कुछ प्राइवेट प्लेयर को लाया जाएगा। 39% था, समझे ना। 39 ऐसे ही 40-40 कर लो, 40-40 था और 20% तुम्हारा प्राइवेट को अटैक करने का बात था इसमें। तो इसमें देखो कितने नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स को सेलेक्ट किया गया, लगभग 6000, हाँ या सॉरी लगभग 7,500 नंबर ऑफ प्रोजेक्ट से जहाँ पे पैसा लगाया जाएगा। और उसमें देखो रोड एंड ब्रिजेस में लगभग तुम्हारा 2500 है, रेलवे ट्रैक के लिए लगभग 600 है, अर्बन पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के लिए लगभग 220 है, एयरपोर्ट एविएशन के लिए 91 है, ठीक है, पोर्ट्स के लिए 79 है। सब मिला दोगे तो लगभग तुम्हारा 7,500 का आंकड़ा आएगा प्रोजेक्ट्स का। होप सो समझ में आ रहा होगा तुम लोग को। अब देखते हैं, तो चलो ये तो खुशी का बात है स्टूडेंट कि भारत सरकार इतना पैसा खर्च कर रही है ना, 10 लाख करोड़। तो बॉटलनेक्स कहाँ पे, प्रॉब्लम कहाँ है। इतना जब भारत सरकार का विजन है तो प्रॉब्लम कहाँ पे है। तो प्रॉब्लम देखो, एरिया जिसको एकदम स्पेशल अटेंशन चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रंट में। एक तो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर है, देखते हो ना हमारा अर्बन प्लानिंग कितना गंदा है कि नहीं है। एक भी हमारे पास सिटी ऐसा नहीं है भारत में जो हम पूरा दुनिया के पटल पर रख सकेंगे, देखो ये हमारा इंडिया है। सही बात है कि नहीं, सही बोल रहे कि नहीं बोल रहे, बताओ तो। एक दिल्ली है, दिल्ली भी कहाँ है, हैदराबाद भी ठीक है मगर उससे बेटर जा सकता है, बेंगलोर उससे बेटर जा सकता है। तुमको पता है हैदराबाद का इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा बेटर है बेंगलोर से, डू नो दिस थिंग। तो नाम तो बेंगलोर का बहुत बड़ा है मगर इंफ्रास्ट्रक्चर के टर्म में उतना नहीं है, फिर हैदराबाद का इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा बेटर है। तो कहने का मतलब हमारा एक भी ऐसा सिटी नहीं है जो हम पूरा ग्लोबल स्टैंडर्ड लेवल पे मैच करते हो, समझे स्टूडेंट। तो वही बोला जा रहा है यहाँ पे देखो कि वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि कम से कम भारत को $840 बिलियन देने होंगे नेक्स्ट 5 ईयर्स में। डॉलर का बात है, तब जाके इंफ्रास्ट्रक्चर का कुछ हो सकता है, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर का। और देखो दिक्कत क्या है कि म्यूनिसिपल, देखो कई म्यूनिसिपल अपना म्यूनिसिपलिटी समझते हो ना, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन सब है। जैसे पुणे का जो है, अब पुणे का म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन क्या है कि पहली बार म्यूनिसिपल बॉन्ड्स को जारी कर रहा है। म्यूनिसिपल बॉन्ड मतलब वो बॉन्ड को बेचेगा, पैसा आएगा, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च होगा। बट इंडिया में ऐसा बहुत सारा सिटी है जहाँ पे म्यूनिसिपल बॉन्ड का कोई बात ही चर्चा ही नहीं होता है। बेगूसराय में भी करने को कर सकते हैं, बेगूसराय तो अभी बस नजिंग है।
तो बस इतना पूरा भारत में एक ही 2 सिटी है जो अपना बॉन्ड जारी कर रही है, क्योंकि यहाँ पे इंडिया में ना जो बॉन्ड मार्केट है वो बहुत बड़ा मार्केट नहीं है, इसलिए भारत सरकार कितना करेगी। तो देखो वही लिखा गया है कि म्यूनिसिपल कैपेसिटी तुम्हारा क्या है कि लास्ट बजट में देखा गया था, ये बोला जा रहा है कि हाँ स्पेशल पैकेज दिया जाएगा सो डैट म्यूनिसिपल बॉन्ड को ज़्यादा प्रभावित किया जा सके, उसको ज़्यादा मतलब उसको इशू करके पैसा आके मोबिलाइज किया जा सके। बट एक ही 2 सिटी किया जा रहा है, एक ही 2 सिटी कर रहा है। वो पुणे का एग्जांपल बता चुका हूँ मैं। 2023 और 24 में हो सकता है भारत सरकार कुछ इंसेंटिव दे, सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्टिसिपेशन हो सकता है, ठीक है, क्रेडिट एनहांसमेंट हो, या हो सकता है इंटरेस्ट सबवेंशन दे। इंटरेस्ट मतलब अलग से पैसा कि तुम इतना प्रोजेक्ट करोगे तो तुम्हारा 14% है तो 6% तुम देना, बाकी जो है हम दे देंगे। दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट सबवेंशन। समझ ले, मान लो कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए 10% से ब्याज लिया जा रहा है बैंक, तो 5% भारत सरकार दे देगी, 5% प्राइवेट प्लेयर देगा। तो इस तरह का मेजर लिया जाएगा, तब जाके तुम्हारा इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक हो सकता है। मगर ये सब बॉटलनेक्स है। बॉटलनेक्स क्या है कि इंफ्रास्ट्रक्चर, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं है, और जिस हिसाब से इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए, यानी कि आपका जो इंस्ट्रूमेंट कैपिटल इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए, कैपिटल इंस्ट्रूमेंट मतलब वही बॉन्ड जारी करने का जो व्यवस्था होना चाहिए, वो हमारे कंट्री में नहीं है। तो इस चीज़ को और बल देना होगा। भारत सरकार इस पर कदम उठाए, और उतना ही नहीं, भारत सरकार यदि कहीं से फाइनेंस दिलवाती है तो इंटरेस्ट सबवेंशन का भी वो सुरक्षा ले। बात समझे? तो इससे हमारा हो सकता है। दूसरा देखो, अब देखो शुरू में स्टेट थोड़ा दिखाया था कि चलो देखो ना, ये सेम चीज़ वही हुआ जैसे डिस्कम का हुआ था ना, उदय वाला स्कीम बताए थे ना। शुरू में स्टेट ने बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम किया। हाँ, इलेक्ट्रिसिटी जानते हो ना, बहुत कर्जा है इलेक्ट्रिसिटी डिस्कम्स को, तो शुरू में स्टेट ने बहुत अच्छा भूमिका अदा किया था, बाद में स्टेट भी पलड़ा झाड़ दिया। तो यहाँ पे यही हो रहा है कि सेंटर तो लगातार बढ़ा रही है, 33% पहले कंपेयर में बढ़ाई है। तो यहाँ पे स्टेट को भी वही उसी भूमिका में आना होगा। मैं स्टेट आ नहीं रही है। देखो वही लिखा गया है कि जो प्रेजेंट जो कंसर्न है, दूसरा जो कंसर्न है उसमें है कि स्टेट के ओर से जो पैसा आना चाहिए वो नहीं आ रहा है। समझे ना? क्योंकि थंब रूल के हिसाब से मैंने कहा ना कि स्टेट को भी आधा कंट्रीब्यूट करना होगा, कि स्टेट को भी हाफ कंट्रीब्यूट करना, 39 + 39 था वो। समझे ना? गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट 39% देगी नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के लिए 2019 से लेकर 25 तक के लिए, और आधा कौन देगा? स्टेट देगा, और जो बचेगा वो प्राइवेट प्लेयर से मोबिलाइज किया जाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो थंब रूल के हिसाब से आधा तो स्टेट को भी देना चाहिए था। मैं देखो सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट तो रोबस्ट है, बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा कर रहा है, बट जो पाया जा रहा है कि जो स्टेट की तरफ से जो फंड जाना चाहिए उसमें कम हुआ है, कमी आया है। ऑलरेडी देखो सेंट्रल गवर्नमेंट 1 लाख करोड़ सपोर्ट, तुम्हारा 1 करोड़ का सपोर्ट स्टेट को दे चुकी है, देखो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए। ठीक है, तो जरूरी है कि अब थोड़ा सा इस जो 1 लाख करोड़ का आप दे दिया गया है सेंटर के द्वारा, इस चीज़ में ट्विकिंग लाने का जरूरी है। ट्विकिंग मतलब चेंजेस लाने की जरूरत है। चेंज कैसे? कि अब उस स्टेट को ही तुम पैसा दो, यदि वो स्टेट अच्छे से इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है तब उसको इंसेंटिव दो, यदि नहीं बना रहा है तो आप पैसा मत रिलीज करो उसको। तो वही बोला कि इंसेंटिव होना चाहिए कि यदि कोई भी प्रोजेक्ट आपने कंप्लीट कर दिया तो 10% आपको कैशबैक। कैशबैक समझते हो ना, मिलता है ना तुम लोग को कैशबैक? बिल्कुल कैशबैक है आपको, ताकि इससे जो स्टेट आगे बढ़ना चाहता है उसको इंसेंटिव मिल जाए ऊपर से। नहीं तो बहुत सारा स्टेट होगा जिसको मतलब ही नहीं है। और देखो 2012 से तुम्हारा रेलवे मेट्रो बन ही रहा है पटना में, अभी तक कहाँ बन के निकला है? तो ऐसे स्टेट को क्यों मिलना चाहिए फिर? आर यू गेटिंग मी? और कोई स्टेट होगा, जैसे मान लो कि बहुत सारा स्टेट होगा, जैसे गुजरात हुआ, महाराष्ट्र हुआ, MP हुआ, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर रियली बनाना चाहता है, तो वो बनाए, उसके ऊपर से पैसा अलग से आ जाएगा। आगे देखो प्राइवेट सेक्टर, देखो प्राइवेट सेक्टर भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि नहीं करता इसमें? तो जो PPP मॉडल है, जैसे देखो हाइब्रिड एन्युटी मॉडल, अभी जो रोड बनता है तो हाइब्रिड मॉडल है ना, कि कुछ जो प्राइवेट प्लेयर है वो रोड बना देता है और उसमें सरकार पैसा देती है, बाद में वो 10 साल 20 साल रखता है रोड, टोल वसूलता है, उसका फिर से हैंड ओवर कर देता है सरकार को। तो इस तरह का मॉडल सब आना चाहिए, जो कि तुम्हारा रोड में हाईली सक्सेसफुल है, ये हाइब्रिड एन्युटी मॉडल जिसको कहते हैं। तो देखो बड़ा जो प्रॉब्लम है कि प्राइवेट प्लेयर भी उतना इन्वेस्ट नहीं कर पा रहा है, नंबर 1, ठीक है ना? तो हमें प्राइवेट सेक्टर का एपेटाइट बढ़ाना होगा, उसका क्षमता को बढ़ाना होगा कि आप आओ ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स में काम करो, जो कि कम है अभी। और PPP मॉडल, PP मतलब प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप, ये मॉडल को बढ़ावा देना होगा, समझे ना? इस तरह का बढ़ावा देना होगा। तो इसके लिए बोला जा रहा है कि यस PPP रिवाइवल एग्रेसिव होना चाहिए, तब जाके ये लोग भी इसमें भूमिका अदा करेंगे, ये लोग भी अट्रैक्ट होंगे। अब देखो स्पेशल DFI फॉर क्लाइमेट चेंज, देखो डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, याद करो तुम लोग 1948 में ही बना था। मैं उस समय इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या था? इंडस्ट्री था, बताते थे ना, कई बार बताया है ना ये चीज़।
अभी देखो जरूरी है कि नेबिड आया कि नहीं आया, नेबिड बिल के अंदर क्या है कि डीएफआई बनेगा हमारे कंट्री का। डीएफआई मतलब जिसका लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड है प्रोजेक्ट के लिए, बैंक के ऊपर भार ना हो, क्योंकि बैंक के ऊपर भार होगा तो सब एनपीएस हो जाएगा। तो क्यों नहीं हम नेपिड के अंदर एक अलग से डीएफआई बनाए, क्योंकि और वो डीएफआई केवल तुम्हारा इसी प्रोजेक्ट सब के लिए रहे। बात समझे, वही बोला है कि गवर्नमेंट को जरूरी है कि एक स्पेशलाइज्ड डीएफआई बनाए जो कि क्लाइमेट चेंज को लड़ने के लिए हो, उसके क्लाइमेट चेंज का जो मिटिगेशन है, एडेप्टेशन है, उससे लड़ने के लिए एक अलग से डेडिकेटेड डीएफआई होना चाहिए। आखिर नेबिड बिल में तो बोल ही दिया गया है, लागू हो गया ना नेबिड वाला। अब समझ में आ रहा है तुम लोग को, नेबिड याद है तुम लोग को, डीएफआई को जो रचने का बात किया गए थे, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, दोनों का डीओ जो कॉम्बिनेशन था, है ना, कैसे तुम्हारा लॉन्ग जेस्टेशन प्रोजेक्ट के लिए कैसे पैसा फाइनेंस करेगा, वो सभी चीज़। तो उसमें बोला जा रहा है कि एक अलग से डेडिकेटेड डीएफआई बनाइए जो कि एडाप्टेशन और मिटिगेशन के लिए पैसा दे सके। होप सो समझ में आ गया। तो वही बोला है कि इससे नेबिड है ना, नेबिड बिल्कुल फाइनेंस कर सके कंसेशनल लाइन पे, यानी कि जो क्लाइमेट चेंज के लिए, एडाप्टेशन और मिटिगेशन के लिए कर रहा है, तो उसको जो इंटरेस्ट दिया जाएगा उससे कम लिया जाए। तो भारत सरकार को ऐसा करना चाहिए। कार्बन टैक्स देखो, कार्बन ऑफसेटिंग देखो, है ना, कार्बन का जो मार्केट है उसको और ज़्यादा बढ़ाना चाहिए, और ज़्यादा शेयर मार्केट सब में, बीएसई में, एनएसई में लगाना चाहिए। और हम जानते हैं कि कार्बन का बहुत बड़ा मार्केट है ना। कल ही तो बता रहे थे तुम लोग कार्बन कैसे बिकेगा, PAT याद है, परफॉर्म, अचीव एंड ट्रेड, इसको बढ़ावा करना होगा आपको। आगे देखो रेलवे इंसेंटिव, देखो रेलवे का जो फाइनेंस है वो भी है जी, उतना अच्छा नहीं है। जैसे एग्जांपल दिखाया गया है कि जो CAG का रिपोर्ट आया था, CAG जानते हो ना, है ना, CAG की फुल फॉर्म क्या है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। देखो उसमें बताया गया कि ऑपरेटिंग रेशियो का मतलब क्या होता है कि कितना पैसा देने से कितना पैसा कमा रहा है। जैसे देखो रेलवे पे क्या लगता है कि 100 रुपया रेलवे को दिया जाता है तो रेलवे 98 रुपीज़ कमाता है, मगर कई अनऑफिशियल रिपोर्ट ये कहता है कि ऐसा नहीं है, रेलवे को 118 रुपये देने के बाद तब वो 100 रुपये कमाता है, यानी कि रेलवे में घाटा ही जाता है भारत सरकार का। यही तो कारण है कि रेलवे का पहले एक अलग से बजट आता था, याद है ना, अलग से अकवर्थ कमेटी था शुरू में, 1923 से ही अलग बजट चलता था। मोदी जी उसको आके मर्ज कर दिए, बोले कि आप तो कोई रेलवे बहुत बड़ा सेक्टर तो रहा नहीं, रेलवे से बड़ा तो तुम्हारा मार्केट कैपिटलाइजेशन TCS सब का है, उसका कहाँ से अलग से बजट आता है, तो दोनों को मर्ज करो। तो मोदी जी मर्ज करवा दिए दोनों को, जनरल बजट में ही आप रेलवे बजट आता। पहले रेलवे बजट अलग आता था बाबू, समझा, अलग चलता था पूरा आज़ादी के बाद। आज़ादी ने 1923 से अलग चल रहा है, क्योंकि ब्रिटिश ने सबसे बड़ा जो संस्था बनाया इंफ्रास्ट्रक्चर का वो रेलवे ही बनाया है, और लगातार चल रहा था ये गंदा वाला प्रैक्टिस। क्यों, लिबरलाइजेशन के बाद तो इंडियन रेलवे उतना रहा ही नहीं, और लिबरलाइजेशन के बाद ही इंडियन रेलवे को प्राइवेटाइजेशन का बात करना शुरू कर दिया। अभी देखो थोड़ा बहुत प्राइवेटाइजेशन हुआ, अभी भी पूरा नहीं हुआ, क्योंकि अभी पूरा प्राइवेटाइजेशन कर देंगे इंडियन रेलवे का तो हालत खराब हो जाएगा, वो पीपल का BPL कैटेगरी वाले लोग का दिक्कत हो जाएगा। समझ में आ रहा है तुमको। मैं दिक्कत क्या हुआ, देखो दिक्कत ये हुआ कि पहले चलो कम से कम रेलवे बजट था तो रेलवे के बारे में एक एक चीज़ लोगों को समझ में आता था। अभी रेलवे का बहुत सारा ऐसा डिटेल्स है जो कि आदमी को पता नहीं है, तो इसलिए कहा जा रहा है कि आपको डेप्थ एनालिसिस में रेलवे के बारे में बताना चाहिए। क्योंकि देखो वहाँ पे लिखा गया है कि ऑपरेटिंग रेशियो, समझ गए ना, ऑपरेटिंग रेशियो मतलब कि 98 था तुम्हारा 19-20 में, यानी कि 100 रुपया खर्च कर रहे हो तो 98 रुपीज़ तुमको निकल रहा है रेलवे से, घाटा में चल रहा है 2 रुपया, ठीक है। बट बहुत सारा तुम्हारा रियलिस्टिक जो फिगर है अनऑफिशियल जो है उसमें ये बताया जा रहा है कि 114 रुपया खर्च करने के बाद 100 रुपया हो रहा है। ये इस तरह का जो कन्फ्यूजन हो रहा है ये इसलिए हो रहा है कि सेपरेट बजट तो रेलवे के पास अब है नहीं, तो अब जनरल बजट में ही देखना पड़ता है, और डेटा अवेलेबल नहीं है लोगों के पास, इसलिए दिक्कत है। तो देखो वही चीज़ लिखा गया है, वो जो एकदम उसमें लिखा गया है ना जी, हाँ डीप में जो लिखा गया वही चीज़ लिखा गया। अब देखो 6 नंबर देखो, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर इंटरमीडिएट्स पे काम करना चाहिए। देखो इंफ्रास्ट्रक्चर में सीमेंट का कितना बड़ा रोल है ना, बिना सीमेंट का तो इंफ्रास्ट्रक्चर बन ही नहीं सकता है। बताओ, ये जो सीमेंट है ये एलिफेंट है इन द रूम, यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है। अब उस पर GST का कितना लगाया, 28% लगाया। अरे बुर्बक आदमी, हर देखो 68% तुम्हारा सीमेंट तो इंडिविजुअल यूज़ करता है, तुम्हारे और मैं ऐसा आदमी घर बनाने के लिए, और इतना महंगा कर दोगे GST लगा के, तो कहाँ से आदमी घर बना पाएगा, कहाँ से आदमी इंफ्रास्ट्रक्चर बना पाएगा। तो जो एलिफेंट इन द रूम है, जो इंपॉर्टेंट हिस्सा है इंफ्रास्ट्रक्चर का, उसमें GST कम होना चाहिए। कहने का मतलब ये है, बात समझ में आ गया ना, तब जाके लोग और अच्छे से कंस्ट्रक्ट कर पाएंगे और सही रहेगा। दैट्स इट, होप सो समझ में आ गया। सब बॉटलनेक्स, सब ये प्रॉब्लम, सब इस प्रॉब्लम का हमें निवारण करना होगा। आगे देखो, एनुअल इंडियन साइंस कांग्रेस सेशन, द ग्लोरी इज ऑन डिक्लाइन, बताए थे ना। इसका देखो पहले सिलेबस देखो,
GS पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड देयर एप्लीकेशंस एंड इफेक्ट्स इन एवरीडे लाइफ अचीवमेंट्स ऑफ इंडियंस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंडिजिनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डेवलपिंग न्यू टेक्नोलॉजी। फाइन, ये कब आया था? इंडियन एक्सप्रेस में 4 जनवरी को आया था। अब देखो स्टूडेंट, ये बहुत बड़ा विरासत है हमारा, जो इंडियन साइंस कांग्रेस है, इसका लंबा हिस्ट्री है। 2 साल का कोविड की वजह से है ना एक ब्रेक हो गया, तो एनुअल सेशन नहीं हो रहे थे। और इस बार जो एनुअल सेशन हुआ है स्टूडेंट, है ना, जनवरी 3 से लेकर 7 तक हुआ था। मोदी जी खुद गए थे अटेंड करने के लिए, ठीक है। ये 108th एडिशन था नागपुर में। इसका मतलब समझ रहे हो ना, ये 100 साल से पहले पुराना का चीज़ है, हर एक साल होता है। 2 साल गैप हो गया। ये 5 दिन का चला है, जनवरी 3 से लेकर जनवरी 7 तक। लार्जेस्ट गैदरिंग है हमारे इंडिया में, जहाँ पे साइंटिस्ट, यंग साइंटिस्ट और ऐसे पढ़े लिखे लोग जो साइंस वाले माइंड वाले लोग हैं, सब जाके अटेंड करते हैं। बहुत ही डिग्निटरी लोग सब बैठते हैं। इसका बहुत लंबा विरासत रहा है भारत में, समझे। प्राइम मिनिस्टर ने इनागुरेट किया 108 साइंस कांग्रेस को, और उन्होंने कहा है कि देखिए साइंटिफिक नॉलेज बहुत ज़रूरी है सोसाइटी के प्रोग्रेस के लिए, और भारत को सेल्फ रिलायंट बनाना है तो बिल्कुल साइंटिफिक लाइन में ही हम बना सकते हैं। सही बात है कि नहीं है? प्रधानमंत्री कितना सही बोल रहे हैं। अब देखो प्रधानमंत्री ने क्या वहाँ से क्या बोला कि हमें इस सेक्टर्स पे ध्यान देना चाहिए, हमारा प्रायोरिटी ये होना चाहिए। एनर्जी नीड्स बहुत ज़रूरी है कि नहीं है? 85% अभी भी आप बाहर के कंट्री पे डिपेंडेंट हो क्रूड ऑयल के लिए, तो किसी तरह आप बढ़ाओ अपना फ्यूल कैपेसिटी, यानी कि जो हाइड्रोजन कैपेसिटी है वो बढ़ाओ, रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ाओ। और जिस हिसाब से देखो यूक्रेन का क्राइसिस हुआ ना, रसिया और यूक्रेन क्राइसिस, उससे हमें और एनर्जी के बारे में समझ में ज़्यादा आया है। क्यों? क्योंकि देखो रसिया का वजह से यूरोपियन यूनियन को कितना दिक्कत हुआ है, यूरोप में कितना इन्फ्लेशन आ गया है। अब जो यूरोप में इन्फ्लेशन आया तो वहाँ के लोग सब बाहर निकल कर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो इसलिए एनर्जी नीड्स के लिए बहुत ज़रूरी है, उस साइंटिफिक टेम्परामेंट में काम होना चाहिए, ऐसा मोदी जी कहते हैं। दूसरा देखो डिजीजेस कंट्रोल, देखो बीमारी सब कोविड-19 है ना, काम होना चाहिए उसके ऊपर। नेचुरल डिजास्टर मैनेजमेंट होना चाहिए ठीक से, क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन मिटिगेशन, समझे ना। स्पेस एप्लीकेशन देखो उसमें हम बेस्ट और बेस्ट करें। वेस्ट मैनेजमेंट कितना इंपॉर्टेंट है, देखो वेस्ट मैनेजमेंट ODF++ वेस्ट मैनेजमेंट कितना इंपॉर्टेंट है। न्यू मटेरियल्स, और ऐसा न्यू मटेरियल्स आए जो कि सस्टेनेबल हो, ठीक है। और सेमीकंडक्टर रिसर्च होना जिसमें हम लोग है ना इंडस्ट्री 3.0 हम स्किप कर गए कि नहीं कर गए, तो बिल्कुल अब टाइम है कि सेमीकंडक्टर को फिर से हम वापस करें, और जो नया सब चीज़ है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसमें कम से कम हम आगे रहें। ऐसा मोदी जी का ये सब जो पॉइंट है, इस पर मोदी जी ने वहाँ पे बोला। आखिर कौन ऑर्गेनाइज करता है इंडियन साइंस कांग्रेस को? तो इसके लिए एक संस्था है इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन। ये इंडिपेंडेंट बॉडी है, और ये कैसे चलता है? तुम्हारा डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फंड से चलता है स्टूडेंट, समझ गए ना। जितने भी परमानेंट स्टाफ है उसको डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ही सैलरी देता है। होप सो समझ में आ रहा होगा तुम लोग को। उसका देखो साइंस कांग्रेस जो ऑर्गेनाइज हुआ उसके लिए भारत सरकार ने 5 करोड़ रुपया दिया था, विच इज़ ₹5 फ्रॉम 2023, यानी कि 2023 से, और इस पर ज़्यादा पैसा भारत सरकार देगी, 5 करोड़ रुपया देगी, ठीक है ना, ताकि साइंस कांग्रेस ये और अच्छे से धूमधाम से मनाया जा सके, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए पैसा खर्च हो सके उसके लिए। तो मोदी जी वहाँ बोलते, देखो मोदी जी ऐसा नहीं है, विजन है उनका, ऐसा नहीं है। बट दिक्कत ये है कि मोदी जी किस पे कितना लगाम लगाएंगे। कुछ भी होता है तो मोदी जी, कुछ भी, क्योंकि मोदी जी इतना लार्जर दैन लाइफ हो गए हैं कि कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो मोदी जी गड़िया देंगे। पठान मूवी नहीं चला तो उसमें भी मोदी जी, जो कि देखो उसके लिए मोदी जी ने क्या बोला कि आप बचे रहिए सब चीज़ से, ये सब चीज़ भड़का भाषण नहीं मत दीजिए। वो बेचारा उसको टीवी देखने का टाइम है, वो तो टीवी पे आते हैं, वो टीवी थोड़ी देखते हैं। अब बताओ सब चेंगड़ा लोग जो धरती का बोझ सब है, जिसका कोई काम नहीं है, ऐसा लोग भड़का भाषण देगा। देखता नहीं अखिलेश यादव का जो समाजवादी पार्टी का वो मोड़िया, ये लोग का कुछ औकात है क्या पॉलिटिक्स में? हाँ औकात तो है, बट अभी तो नहीं है। तो ऐसे लोग की वजह से देश टूटता है। और देश में जो एम्प्लॉयमेंट का बात होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर का बात होना चाहिए, उससे लोगों को कुछ पता ही नहीं है। बात समझे? तो देखो और भी बहुत सारे एजेंसी जैसे साइंस एंड एजुकेशनल रिसर्च बोर्ड है ना, वो भी बोला कि फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन करेगा, वो भी कोशिश करेगा साइंस को प्रमोट करने का। अब देखो ये सब चीज़ मतलब बहुत अच्छा चीज़ है। देखो ये अलग बात है कि गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है कि किस तरह का पैनलिस्ट, किस तरह का स्पीकर जाएंगे वहाँ बोलने के लिए। बात समझे? द गवर्नमेंट हैज़ नो रोल टू प्ले इन द सिलेक्शन, कौन पैनलिस्ट होंगे, कौन स्पीकर होगा, है ना, किस तरह का पेपर वहाँ पे प्रेजेंट किया जाएगा,
क्योंकि वहाँ पे खुद भी बहुत सारे लोग प्राइम मिनिस्टर और भी बहुत इंपॉर्टेंट मिनिस्टर बैठते हैं। मैं होता क्या है, देखो इस मंच को गलत तरीके से यूज़ कर लिया जाता है। एग्जाम्पल में बता रहा, देखो अच्छा एग्जाम्पल थोड़ी देर में समझना, थोड़ा हिस्ट्री समझ लो, इसके बाद एग्जाम्पल समझते हैं। 1914 से स्टार्ट हुआ ये परंपरा, ठीक है ना। ये अपने आप में भारत के लिए बहुत नया चीज़ है, जहाँ पे कोशिश यही किया गया था कि साइंटिस्ट और रिसर्चर सब तुम्हारा अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशन से, अच्छे अच्छे लेबोरेटरी से आके पार्टिसिपेट करें, प्रोफेसर है ना, अच्छे अच्छे लोग आए और एक साइंटिफिक टेम्परामेंट का एक इकोसिस्टम बने भारत में। अब आगे देखो, ये एक तरह से एक प्लेटफॉर्म देता है जहाँ पे विद्यार्थी, साइंटिस्ट सब एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सकते हैं। बोलते हैं ना कई विद्यार्थी को जूनियर साइंटिस्ट है, बच्चा लोग छोटा छोटा मोटा मोटा बच्चा लोग जूनियर साइंटिस्ट बन गया, बहुत पढ़ रहा है, बहुत अलग है, वो बाद में जाके सीनियर साइंटिस्ट बनेगा, बहुत बड़ा साइंटिस्ट बनेगा, है ना। तो इसलिए कहा जाता है कि इसका बहुत ही ग्लोरियस पास्ट रहा है, इसने काफ़ी हमें ट्रांसफॉर्म किया है। बट रिसेंट ईयर्स में क्या हुआ है, जब से मोदी जी होश संभाले हैं तब से उनका जो नेता लोग हैं, मैं मोदी जी को क्लेम नहीं करना चाहता हूँ, खराब नहीं बोलना चाहता हूँ यहाँ पे, क्योंकि मोदी जी का गलती नहीं है यहाँ पे। तो क्या हुआ देखो, इन मोर रिसेंट टाइम, अभी के टाइम में इवेंट ने अट्रैक्ट किया गलत गलत रीजन्स। एग्जाम्पल देखो, लैक ऑफ सीरियस डिस्कस, कुछ से कुछ बातचीत हो रहा है, अरे वो ऐसा प्लेटफॉर्म है, सब देखेगा, वर्ल्ड का आदमी देखेगा, आपका इंडिया का एक से एक जो सो कॉल्ड इंटेलिजेंट पर्सन, सो कॉल्ड साइंटिस्ट लोग, वो भी देखता है। तो फालतू का सीरियस डिस्कशन ही नहीं हो रहा है। बताओ, सीडो साइंस पे प्रमोशन हो रहा है, पुष्पक विमान था हमारे पास। आधार होना चाहिए कोई भी चीज़ का। सीडो साइंस का मतलब है कि जिसका कोई आधार ही नहीं है, बिना तर्क के बोले जा रहे हो। अब तुम साइंस का प्लेटफॉर्म है वो, सोचो। अब हद तो तब हो गया स्टूडेंट, तुम लोग को पता होना चाहिए, 2 साल पहले की बात है, कि बोला एक वो जाके ना, हाँ पोखरेल तो बोला ही पुष्पक विमान का, एक दूसरा कोई मिनिस्टर था, पीयूष गोयल नहीं था, दूसरे कोई था, हम नाम भूल रहे हैं, उन्होंने क्या बोला कि डार्विन का थ्योरी गलत है। समझा, इससे बहुत खाली भारत में नहीं, उधर भी गंदा प्रतिक्रिया हुआ है, डार्विन का थ्योरी गलत बता दिया था। तो ये इस तरह का चीज़ नहीं होना चाहिए। देखो अब रैंडम स्पीकर कुछ भी क्लेम कर देता है, वही थर्ड पॉइंट है, और यूजफुल आउटकम्स दिखाता ही नहीं कि इसका ये हुआ, रिसर्च का ये निकलेगा, ऐसा कोई ऐसा तर्कबाजी नहीं है। तो इसलिए जो क्रेडिबल साइंटिस्ट है, जो महान साइंटिस्ट है, जिसने 50 रिसर्च लिखा, ऐसा लोग अटेंड नहीं करना चाहता है इस कॉन्फ्रेंस को। बोले क्या करेंगे वहाँ जाके, सीडो साइंस सुनेंगे ये लोग का। देखो साइंटिस्ट आदमी के सामने में तुम कुछ से कुछ बोल रहा है तो उस पर क्या बीतेगा, जिसने पूरा जिंदगी ही लगा दिया, और उसका रिसर्च पेपर दूसरे कंट्री में, जर्मनी में, फ्रांस में पढ़ाया जा रहा है। समझ रहे हो ना। तो इसलिए क्रेडिबल साइंटिस्ट लोग अवॉइड कर रहा है इस तरह का, और देखो गलत हो जाएगा, इसलिए हमको फिर से रिफॉर्म करना होगा इस चीज़ को। तो व्हाट इज़ द ओपिनियन, साइंटिस्ट का ओपिनियन क्या है। तो बोल रहे हैं कि एक हमें साइंस कांग्रेस को फिर से रिफॉर्म करना होगा, एक अल्टरनेटिव फोरम डेवलप करना होगा जहाँ पे इंडियन ग्लोबल साइंटिस्ट लोग आए, है ना, एक दूसरे से बात करें, वर्ल्ड में साइंस में क्या हुआ है, उस पर क्या रिसर्च चल रहा है, उसका क्या आउटकम्स हो रहा है, उस तरह का फ्रूटफुल डिस्कशन होना चाहिए। समझे ना। बहुत सारे कंट्री इस तरह का करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, अलग कंट्री में भी चलता है, एक्सट्रीमली पॉपुलर है। तो यंगस्टर, जनरल पब्लिक, बिल्कुल सबको हमें सिखाना चाहिए और साइंस के बारे में ना प्रमोट करना चाहिए। तो इसके लिए हमें इस प्लेटफॉर्म को ऑल टुगेदर रिफॉर्म करने की आवश्यकता है। होप सो समझ में आ गया होगा तुम लोग को। आगे देखो 16 नंबर देखो, इशू ऑफ हल्द्वानी इविक्शन, है ना। अब क्या है हल्द्वानी, कॉन्फ्लिक्ट्स आर नेवर एंडिंग से, यानी कि भारत में ऐसा इशू तो हर समय चलता ही चलता है। कुछ तुम्हारा रेलवे का है, कुछ रोड का है, वहाँ पे आके आदमी इलीगल क्लेम करना शुरू कर देगा, पर थोड़ा पहले थोड़ा ज़मीन वहाँ फिर पूरा सेटलमेंट हो जाता है, और फिर निकलने का नाम ही नहीं रहा है, क्योंकि ह्यूमन राइट्स वाला बात आ जाता है। फिर देखो जीएस पेपर 2 सोशल जस्टिस एंड गवर्नेंस, गवर्नमेंट पॉलिसी एंड इंटरवेंशंस फॉर डेवलपमेंट इन वेरियस सेक्टर्स एंड इश्यूज अराइजिंग अबाउट द डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन। समझ गए स्टूडेंट। देखो सुप्रीम कोर्ट, अब देखो हुआ क्या था, अब उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बहुत खतरनाक रिमार्क दे दिया। हल्द्वानी वाले जो लोग थे, हल्द्वानी मतलब तुम्हारा उत्तराखंड का जगह है, ठीक है, बहुत बड़ा सिटी है, समझे ना। हाँ कुमायूं, बिल्कुल कुमायूं वाला उसमें रीजन में पड़ता है। तो अब देखो, अब पहले ये समझना होगा तुमको कि सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर 20 में जो उत्तराखंड हाई कोर्ट ने जो डायरेक्शन दिया था, निर्देश दिया था, कि देखो कितना खतरनाक निर्देश दिया था उत्तराखंड हाई कोर्ट ने। बोला कि खाली करवाओ, यदि इसके लिए तुमको पारामिलिट्री फोर्सेस का भी जरूरत है तो वो भी तुम लगवा सकते हो। ओ माय गॉड,
कितना बड़ा टिप मनी था उत्तराखंड हाई कोर्ट का, बताओ तो। ठीक है, बहुत खतरनाक बोल दिया कि जो रेलवे लाइन ऑक्युपाई करके रखा है पुअर फैमिलीज, उसको हटाना है तो पैरामिलिट्री फोर्सेस का भी यूज़ कर सकते हो और 1 वीक के अंदर खदेड़ दो इसको यहाँ से। तो बताओ, ये दौड़ के पहुँचा है सुप्रीम कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट को लगा कि ये क्या ऑब्जर्वेशन है इसका उत्तराखंड हाई कोर्ट का, क्योंकि हाई कोर्ट का काम है लोग का फंडामेंटल राइट्स देखना। तो देखो कोर्ट ने कहा कि ये आप ऐसे नहीं बोल सकते हो कि रेलवे का लैंड है, इसका ये ह्यूमन एंगल से देखने वाला चीज़ है। बहुत सारा देखो पब्लिक प्रीमाइसेस एक्ट लगा दिया गया। पब्लिक प्रीमाइसेस एक्ट मतलब क्या है? ये एक्ट से सरकार को अलग से पावर मिलता है, कभी भी इविक्शन करवा सकता है। बात समझे नहीं, ये एक स्पेशल तुम्हारा एक्ट है। तो देखो अब सुप्रीम कोर्ट क्या कह रही है कि बैलेंस होना चाहिए, रेलवे को जो डेवलप करना चाहिए, साथ साथ जो फैमिली का राइट है डिग्निटी के साथ रहने का, ये दोनों का बैलेंस होना चाहिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है। ठीक है ना, कि जो राइट्स है फैमिलीज का, जो फैमिली लोग क्लेम कर रहा है कि हमारा लैंड है, उसको री एग्जामिन करना चाहिए, उसको ठीक से देखना पड़ेगा हमें। यदि मान लो जिसका राइट्स नहीं भी है, जो आदमी आकर वहाँ पे सेटल हो गया, तो उसके लिए रिहेबिलिटेशन होना चाहिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नो, मत खाली कराओ। देखो सुप्रीम कोर्ट पावरफुल चीज़ है। अभी देख रहे हो चंद्रचूड़ और रोज ही चल रहा है, कुछ चल रहा है, अभी रोज ही नया नया बयानबाजी आ रहा है। देखोगे तो मिल जाएगा तुम, कल ही तो एक ठो नया आया था। देखो इसमें सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट और समझना होगा। बोला कि रातों रात इसको हम लैंड से नहीं हटा सकते हैं, दे कैन नॉट बी अपरूटेड ओवरनाइट फ्रॉम द लैंड। ठीक है ना, रिहेबिलिटेशन की जरूरत है। वाइल रिकॉग्नाइज, हाँ रेलवे का भी जो नीड है उसको भी रिकॉग्नाइज करना होगा। पैरामिलिट्री फोर्सेस का कोई काम ही नहीं है वहाँ पे। क्या बोल रहा है उत्तराखंड हाई कोर्ट? ठीक है ना, पीपल इंक्रोचर्स नहीं है, आपको इसको ह्यूमन एंगल में देखना होगा। बहुत सारे मल्टीपल इश्यूज इन्वॉल्व है, आपको विद इन अ वीक इसको एविक्ट नहीं कर सकते वहाँ से, ऐसा एक जज सुप्रीम कोर्ट का बोलते हैं। बात समझ में आ गया ना। तो पिटिशनर का कंटेंशन क्या था, जो याचिका करता था, जो सुप्रीम कोर्ट में गया, उसने क्या दलील दिया? उसने कहा कि देखिए सर, हमारा जो स्टेट है वो वेलफेयर स्टेट है, भारत का स्टेट तो वेलफेयर स्टेट है। गवर्नमेंट अथॉरिटी का काम है कि प्रॉस्पेरिटी और वेलबींग ऑफ पीपल के लिए काम करना। सही बात है ना। अब प्रेजेंट केस में तो ऐसा लग रहा है कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो किया ही नहीं गया। इनफैक्ट प्रीमाइस एक्ट को फॉलो करके हम लोग को हटाने का बात किया गया, तो वो लॉ गलत है, वो आपका ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ नहीं है। यदि लॉ गलत हो तो लॉ को हटाया जा सकता है ना, अकॉर्डिंग टू ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, जानते हो तुम लोग। तो गवर्नमेंट देखो आर्बिट्री डिमार्केशन रिपोर्ट लेके आ रही है, और ये गलत बात है। ये इस तरह जो काम कर रही है, ये ह्यूमैनिटेरियन और फंडामेंटल राइट्स के विरोध में काम कर रही है भारत सरकार। ये मतलब कोई भी सरकार, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो या चाहे भारत सरकार का हो, भारत सरकार ही होगा क्योंकि रेलवे का विभाग है। तो गवर्नमेंट क्या बोलती है? गवर्नमेंट का भी अपना दलील है। गवर्नमेंट कहती है देखिए जो कथगोडाम रेलवे स्टेशन है, अब उसको डेवलप करना, वो डेवलप नहीं हो सकता, इसलिए हमको चाहिए हल्द्वानी वाला जगह चाहिए ताकि हम कनेक्ट कर सकें। हल्द्वानी वाला एरिया हमको चाहिए ताकि हम अच्छे से रेल ट्रैफिक जो हो रहा है, भीड़ हो रहा है, उसको हम थोड़ा डीकंजस्ट कर सके। इसलिए हल्द्वानी में हमको प्रोजेक्ट करना है। जो लैंड, जिस लैंड पे लोग रह रहे हैं वो रेलवे का लैंड है। ठीक है ना। पीपल हैड नेवर क्लेम, पीपल ने कभी रिहेबिलिटेशन के लिए बात ही नहीं किया है। इंस्टेंट वो बोलता है कि ये लैंड हमारा ही है, वो क्लेम करना शुरू कर दिया। ये बात तो हुआ है कि नहीं हुआ है? तो इस चीज़ को लेके सरकार को, रेलवे मिनिस्ट्री वो उसको दिक्कत पड़ा है। तो वही बोला जा रहा है कि देखो ये जो कन्फ्लिक्ट्स है ना, ये नेवर सेगा, मतलब नेवर एंडिंग वाला चीज़ है। ये चीज़ हमारे भारत में हर जगह तुमको नजर आएगा। देखते हो ना, तुम यदि दिल्ली जाओगे तो बीच में उत्तर प्रदेश से कटते हुए रेल जाता है, देखना तुमको पूरा सेटलमेंट दिखेगा, तुमको घर का बालकनी सब दिखेगा। रात में आदमी कैसे सोता होगा, सोचो तो, इतना तो फिर है ना। तो कन्फ्लिक्ट्स बिटवीन ऑक्यूपेंट्स ऑफ पब्लिक लैंड एंड स्टेट दैट वांट्स टू बी रिक्लेम द लैंड आर नेवर। बोला कि इस तरह जहाँ पे बोला है कि पब्लिक लैंड है और लोग इस तरह रह रहे हैं, तो ये कभी भी एंड होने वाला टॉपिक ही नहीं है भारत में, है ना। एक तो देखो भारत में हाउसिंग का शॉर्टेज है, ठीक है ना, तो ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इसलिए जहाँ ज़मीन मिलता है वहाँ पे लोग चले जाते हैं, समझे ना। ये सभी चीज़ है। द केस प्रेजेंट्स अपॉर्चुनिटी, और ये एक तरह से अपॉर्चुनिटी है सुप्रीम कोर्ट के लिए कि सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे ना रिहेबिलिटेशन के बारे में एक और पॉलिसी बनाने के लिए मजबूर कर सकता है सेंटर को, समझे। और एक ऐसा माध्यम हो ताकि इंक्रोचमेंट ना हो, क्योंकि इंक्रोचमेंट लेके ही प्रॉब्लम हुआ है। यदि इंक्रोचमेंट नहीं होता, उस जगह पे जाके नहीं हथियाता, तो आज ये प्रॉब्लम ही नहीं आता। तो सुप्रीम कोर्ट के पास एक बेहतरीन मौका है जहाँ पे वो भारत सरकार को या राज्य सरकार को ये निर्देश दे
कि आप एक प्रॉपर प्रोग्राम और पॉलिसी लेके आओ, प्रॉपर लेजिस्लेशन लेके आओ, ताकि इस तरह का प्रॉब्लम फ्यूचर में ना हो। बात समझे? दैट्स इट।